क्वेश्चन नंबर 26 के साथ में अपन कंटिन्यू करेंगे इस सेशन में। कल हम लोगों ने 25 तक देख लिए, उसी के ऊपर आज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हुए चलेंगे। थोड़ा डिफिकल्टी लेवल आज की क्वेश्चंस का ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू yesterday. The population of the village of Gavas is 10,000 at this moment. It increases by 10% in the first year. However, in the second year, due to migration, the population drops by 5%. Find the population at the end of the third year. If in the third year the population increases by 20%. अब देखो, तीन सक्सेसिव चेंजेस हैं यहाँ। पॉपुलेशन के बाद जब भी होगी तो सक्सेसिव चेंजेस पे काम करना होगा अपने को। सक्सेसिव चेंजेस के लिए अगर मैं यूज करता हूँ यहाँ पे कोएफिशिएंट मेथड, तो उस कंडीशन के अंदर ये मेरी इनिशियल पॉपुलेशन हो गई। मेरी इनिशियल पॉपुलेशन हो गई 10,000 की, मल्टीप्लाइड बाय पहले इंक्रीज आया 10% का तो उसको करोगे 1.10। फिर डिक्रीज आया सेकेंड ईयर के अंदर तो करोगे इसको 0.95, 5% रिड्यूस हुआ है ना। तो 0.95 किसका 0.95, कि पिछली जो पॉपुलेशन थी, अभी तक की जो पीछे वाली पॉपुलेशन है उसमें 5% का रिडक्शन आएगा, तो इसलिए इसका 0.95। उसके बाद में फिर से इंक्रीज हो जा रही है थर्ड ईयर के अंदर इट इंक्रीजेस बाय 20%, सो दिस वैल्यू विल बी 1.20। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ऑब्वियसली मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ से मेरा जो कैलकुलेशन है ना ये भारी बनने वाली है, तो इसकी जगह मैं क्या यूज कर लूंगा, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा। कैसे? पहले आपने लिया 10% और 5%, 10% का इंक्रीज +10 -5 ±50 अपॉन 100। समझे क्या? ये वैल्यू बन के आ जाती है कितनी, 5 माइनस 0.50 विच विल मेक इट इक्वल टू 4.50। ठीक है, क्या क्या हुआ ये, 10% का इंक्रीज और उसके ऊपर 5% का डिक्रीज विल गिव यू अ नेट इंक्रीज ऑफ 4.50। फर्दर क्या हो जाता है, फर्दर आपके पास के अंदर थर्ड ईयर के अंदर 20% का इंक्रीज है, तो इसको आप लिंक कर दोगे थर्ड इंक्रीज के साथ में, तो 4.50 प्लस 20 प्लस 4.50 इंटू 20 विल बी इक्वल टू 45 अपॉन 100। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 4.5 प्लस 20 विल बी 24.5, तो ये हो गया। उसके अलावा उसके अलावा 0.45 ये हो गया। समझे क्या बात को? कुल मिला के हमारा इंक्रीज कितने का हो जाएगा, 24.95% का। क्लियर है क्या? कैलकुलेशन में तो कोई मिस्टेक करी? 10 -5 -50 अपॉन 100, सो दिस बिकम्स इक्वल टू 5 माइनस 0.50, दैट इज 4.50। उसके बाद में पॉपुलेशन एट द थर्ड ईयर द पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 20% प्लस 20 किया है। अरे तो यहाँ पे 90 होगा ना, ये 90 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 4.50 इंटू 20 विल बी इक्वल टू 90 अपॉन 100। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 64.50 प्लस, सॉरी 24.50। उसके अलावा 0.90 का इंक्रीज हो रहा है इसके अंदर, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारा 25.40% का टोटल इंक्रीज है। किस बेस के ऊपर? 10,000 के बेस के ऊपर, तो ये इंक्रीज कितना हो जाएगा, 25.40% ऑफ 10,000 विच विल मेक इट इक्वल टू व्हाट, 2540। अपने को पूछे नई पॉपुलेशन 10,000 में 2,540 ऐड करोगे तो न्यू पॉपुलेशन विल बिकम इक्वल टू 12,540। दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, a man invests rupees 10,000 in some shares in the ratio 2:3:5। 10,000 रुपए को ये तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आपने, which paid dividends of 10%, 25% and 20% on his investment for that year respectively. Find his dividend income। सिंपल सा क्वेश्चन है, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे। तीन पार्ट्स में आपको रेशियोज को ब्रेक करना आता है, इसके ऊपर टाइम खराब नहीं करवाऊंगा। तो एक 2x प्लस 3x प्लस 5x की वैल्यू 10x इज इक्वल टू 10,000, यानी कि x की वैल्यू इज इक्वल टू 1,000। यानी कि पहला इन्वेस्टमेंट जो 2 रेशियो के अंदर था, इसकी वैल्यू बन के आ जाती है 2,000 रुपए। दूसरे की वैल्यू बन के आ जाती है 3,000 रुपए, और तीसरे की वैल्यू बन के आ जाती है 5,000 रुपए। ये तीन पार्ट्स के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। पहले पे आ रहा है 10%, 10% आया तो 10% ऑफ 2,000 विल बी
200 रुपीज, दूसरे के ऊपर आया 25%, 25% बोले तो 1/4, तो बन जाएगा कितना, 750। 3000 को दो बार हाफ करोगे, 3000 का आधा किया 1500, 1500 का आधा किया 750, और फिर 20%, 20% बोले तो 10% का डबल, यानी कि बन जाएगा कितना, 1000। कुल मिला के कितने पैसे कमा लिए डिविडेंड के अंदर, 750 और 200, 950, तो 1950 रुपए, 1950 रुपीज की टोटल डिविडेंड इनकम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी विल बी मार्क्ड एज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पे टाइम नहीं खराब करे, तेजी से करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, in an examination Mohit obtained 20% more than Sushant but 10% less than Rajesh। कैसे लिखोगे इस बात को, मोहित का स्कोर is 20% more than Sushant, 1.20 of Sushant, but 10% less than Rajesh। Mohit is also 0.90 of Rajesh। अगली बात बोल रही है, इफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय सुशांत इज 1080, ये वैल्यू दे दी गई है आपको 1080, फाइंड द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय राजेश इफ द फुल मार्क्स इज 2000। राजेश का स्कोर निकाल लो। सबसे पहले सुशांत की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, और यहाँ से फिर आपके पास में आ जाएगा मोहित की वैल्यू, उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो मोहित की वैल्यू है कितनी, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 1.20 इंटू 1080 इज इक्वल टू 0.90। आर, डेसिमल से डेसिमल को कैंसिल आउट कर दोगे, जीरो से जीरो को करोगे 9 12, तो राजेश की वैल्यू बन के आ जाती है कितनी, 1440। ये राजेश का स्कोर है। लेकिन अपने से पूछा क्या है कि राजेश का परसेंटेज मार्क्स बताइए। अगर टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स इज 2000, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1440 को डिवाइड कर दिया 2000 इंटू 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, एक जीरो को और कैंसिल आउट कर दिया, वैल्यू बन के आ जाती है 72% की। ऑप्शन नंबर बी विल बी मार्क्ड एज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, in a class 25% of the students were absent for an exam। 25% absent हो गए, 30% failed by 20 marks, 10% just passed because of grace marks of 5, यानी कि उनका स्कोर जो भी पासिंग मार्क्स था उससे 5 नंबर कम था। Find the average score of the class if the remaining students scored an average of 60 marks and the pass marks are 33। The final scores of the candidate, counting the final scores of the candidate। बताइए, सॉल्व करिए, टेक 2 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होगी, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास बी इक्वल टू 100, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आप इसको तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करो। पहले 25 स्टूडेंट्स ने कितना स्कोर किया है, ये एब्सेंट थे, इन्होंने कुछ भी स्कोर नहीं किया, यानी कितना स्कोर 250। नेक्स्ट अपना अलग दूसरा लॉट आता है 30, जीरो हुआ ना, तो 250, सॉरी, दिस इज इक्वल टू जीरो, टोटल स्कोर बन जाएगा जीरो। दिस इज इक्वल टू, अगली बात बोली गई 30% फेल्ड, 30% यानी 30 स्टूडेंट्स फेल्ड बाय 20 मार्क्स। 33 मेरे पासिंग मार्क्स थे, 20 नंबर से फेल हो गए, तो बचेंगे कितने, 13। ठीक है, मार्क्स बचे 13 इंटू 30 विल बी इक्वल टू 390। इसका स्कोर बन जाता है इस ग्रुप का 390 टोटल। नेक्स्ट 10% जस्ट पास बिकॉज ऑफ ग्रेस मार्क्स ऑफ 5 मार्क्स, कितने लोग, 10 लोग। इनका स्कोर कितना रहा होगा, 33 मार्क्स से आप पास हुए हो, 33 पासिंग मार्क्स थे, 5 नंबर आपको ग्रेस के मिले थे, यानी आपने स्कोर कितना किया होगा, 28, यानी कि योर स्कोर 28 पर स्टूडेंट। नहीं, यहाँ पे 280 काउंट होगा। ठीक है, ये ऐसे समझ लो ये इस क्वेश्चन का एक फ्लॉ है, या आपके पास के अंदर, मतलब ये इसके अंदर अगर यहाँ पे वैसे तो ये लिखा हुआ है काउंटिंग इन द फाइनल, ये हम लोगों ने अरुण शर्मा से उठाया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर ये चीज मेंशन थी कि काउंटिंग द फाइनल स्कोर ऑफ द कैंडिडेट, तो कायदे से 33 होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे 28 लेके चलते हैं। ठीक है, ये इस चीज को लेके यहाँ पे इस कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये इस मामले में। तो हम लोग यहाँ पे 28 लेके चल रहे हैं मार्क्स, जो इन्होंने स्कोर किए थे, जिसकी वजह से इन्हें ग्रेस मार्क्स मिले हैं। लास्ट आपको दे रखा है 60 मार्क्स एवरेज, रिमेनिंग स्टूडेंट स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 60 मार्क्स। कितने स्टूडेंट्स का हिसाब किताब हो गया है, 55 और 10, 65 का हिसाब किताब हो गया है। कितने स्टूडेंट्स बचे हैं अब आपके पास में, 35 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट,
और इनका एवरेज स्कोर कितना दे दिया गया है 60, तो ये वैल्यू बन के आ जाएगी 6 5 30, ये जीरो तो लगा दो, 6 5 30, 6 3 18 एंड 3 21, 2100। टोटल कितना हो जाएगा 0, 9 और 8 17, दिस इज इक्वल टू 3 3 6 और एक 7 एंड 2770, 2770 मेरा टोटल आया। तो क्लास का अगर मुझे एवरेज चाहिए तो दैट विल बी इक्वल टू 2770, नहीं 3770 आएगा, नहीं क्या हुआ, 3 6 3 18 19 20 21, this is equal to 0, 9 plus 8 17, this is equal to 6 7 और 21। हाँ, कहीं पे हमने कैलकुलेशन की गड़बड़ करी क्या, 280, कुल मिला के बचे हुए कितने स्टूडेंट्स थे ये, 3 2 5 और 6, 65 हो गए थे, तो 35 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट, 25 ने जीरो स्कोर किया, 30% फेल्ड बाय 20 मार्क्स, एवरेज उनका रहेगा 13 मार्क्स का, 33 390 एंड देन 10 into 10% just passed because of grace marks। अपन इसको 33 लेके सॉल्व करते हैं, इसको 33 लेके सॉल्व करते हैं कि जस्ट पास वाले हैं ना ये, तो 330 मार्क्स लेके चले, राइट। तो ये वैल्यू बन के आ जाएगी अब कितनी, हमने 50 से इंक्रीज किया ना इसको, तो 50 का यहाँ पे इंक्रीज आएगा तो ये बन जाएगा 0 9 3 12 एंड दिस इज इक्वल टू 6 7 8 2820। हाँ, तब भी हमारे पास के अंदर नहीं आ रही है ये चीज, इसने एब्सेंटीज को काउंट नहीं किया है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये वाले स्टूडेंट्स को हम काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, जो एब्सेंट थे 25%, जो एब्सेंट थे उनको काउंट करेंगे नहीं करेंगे, तो मैं तो उनको जीरो लेके चल रहा हूँ, ठीक है, क्लास का एवरेज विद इट अगर आप काउंट करते हो, अगर इन इन बच्चों को काउंट करते हुए चल रहे हो, 25 बच्चों का इनका स्कोर अगर कंसिडरेशन में लेते हो, तो दैट विल बी इक्वल टू 28.20, 28.20। अगर इनको कंसिडरेशन में नहीं लेते हो तो 2820 विल बी डिवाइडेड बाय इन दैट केस 75। अब 75 को मैं ट्रीट कैसे करता हूँ, 3/4 के जैसे, ठीक है, तो इसकी जगह पे लिख दोगे 300 और ये आ जाएगा 4, इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है अपनी। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 10 30, 3 9 27, 3 4 12, 4 4 16, 4 9 36 प्लस 1 37, तो 37.6, 37.6 इस केस के अंदर ऑप्शन नंबर बी विल बिकम द आंसर। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट्स हैं। पहली चीज कि 25% बच्चों को हम काउंट करेंगे नहीं करें, दूसरा कि यहाँ पे जब आप स्कोर लेके चल रहे हो, ये जो स्कोर लेके चल रहे हो, इसको 33 काउंट करें या 25 काउंट करें, किसके केस में, ऐसे बच्चों के केस का ना जो ग्रेस मार्क्स से लेके आए हैं, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको तो बहुत क्लैरिटी चाहिए होगी, तो इसलिए हम लोग वहां पे कोई भी इशू नहीं आने वाला है। अभी अपन ने सारी कॉन्ट्रोवर्सी यहाँ पे डिस्कस कर ली एग्जाम के अंदर, लेकिन कोई इशू नहीं आने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, तो अपने को फाइनल क्या याद रखना है यहाँ पे, कि इन्होंने ग्रेस मार्क्स को काउंट किया है, ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स थे उनके स्कोर को काउंट किया 33। दूसरा, इन्होंने 25% बच्चे जो फेल थे उनको कंसिडरेशन के अंदर नहीं लिया है। ये दो चीजें अपन कंसिडरेशन में लेके करोगे सॉल्व तो बी आंसर आएगा, अदरवाइज फिर आंसर मैच नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। Ram spends 20% of his monthly income on his household expenditure. 15% of the rest हमने डिस्कस किया, ऑफ द रेस्ट जहां पे भी आएगा वहां पे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को अप्लाई करना है। नेक्स्ट, 30% ऑफ द रेस्ट अगेन successive percentage on clothes and saves the rest. On counting, he comes to know that he has finally saved rupees 9520. Find his monthly income. सेविंग्स दे रखी है हमने को फाइनल, बताइए आंसर क्या हो। इनिशियल इनकम ले लिया हमने, लेट्स से इसकी एक्स, कोएफिशिएंट मेथड से पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किस तरह की वैल्यूज बन के आ रही हैं।
20% उसने खर्च किया हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के ऊपर। क्योंकि हमें फाइनल यहाँ पे सेविंग्स दे रखी है तो हम लोग सेव्ड वैल्यू के ऊपर बात करेंगे। दिस इज इक्वल टू 80%। जब 20% चला गया तो 80% बचेगा। उसके बाद के अंदर 15% ऑफ द रेस्ट ऑन बुक्स, तो बची हुई वैल्यू रह गई 85%। और फिर चली गई 30% ऑफ द रेस्ट, तो बची हुई वैल्यू रह गई 70%। कोई डाउट हो तो बोलो। दिस एंटायर थिंग इज गिवन टू बी इक्वल टू 9520। मेरी सेविंग्स है फाइनली, क्योंकि खर्चा होने के बाद की बची हुई वैल्यू के ऊपर अपन बात कर रहे हैं। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले जीरोस को कैंसिल आउट करते हैं, ये जीरोस कैंसिल आउट हुए। उसके बाद में देखो क्या क्या कैंसिल आउट होता है। सबसे पहले 8 से कैंसिल आउट किया तो, क्योंकि मेरे को इंटीजर आ रहा है यहाँ पे, यानी पूरी तरह से कैंसिल आउट हो रही होंगी वैल्यूज। सो दिस इज इक्वल टू 8 से कैंसिल आउट करने पे 8 1 जार 8, 8 1 जार 8, 8 9 जार 72 एंड 0। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट 7 से कैंसिल आउट करने पे दिस इज इक्वल टू 7 1 जार 7, 7 7 जार 49 एंड अगेन 0। नेक्स्ट 17 5s are 85, 17 10s, 5 2s, 5 2s, तो x की वैल्यू बन के आ जाती है 2 with 4 zeros, 2 with 4 zeros, यानी कि 20,000। ऑप्शन नंबर सी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को अपन लोग सॉल्व कर सकते थे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला यूज करके भी, बट वहां पे इस केस के अंदर कैलकुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, इसलिए हम लोग कोएफिशिएंट मेथड के ऊपर जाएंगे। मेन मुद्दा यही है कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन की वैल्यूज को देखते हुए आप कौन से मेथड को सिलेक्ट करोगे, दैट इज द चॉइस दैट यू नीड टू मेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। Hans and Bhaskar have salaries that jointly amount to rupees 10,000 per month, दोनों की कुल मिला के। They spend the same amount monthly and then it is found that the ratio of their savings is 6:1. Which of the following can be Hans's salary? देखो समझना क्वेश्चन को, ये तुमसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा है, ये तुमसे पूछ रहा है कि अगर इसने खर्चे का हिसाब किताब अपने को जो बता रखा है वो बताया, तो कई कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं इनकी सैलरीज के। आउट ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशंस कौन सा एप्लीकेबल है? तीन एलिमिनेट हो जाएंगे, एक एप्लीकेबल होगा जो कि इसकी शर्तों को पूरा कर रहा होगा। वो कौन सा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। कैट में और आईपी में इंदौर के अंदर दोनों के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस का ये स्टाइल उनका बहुत फेवरेट स्टाइल है क्वेश्चन पूछने का। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन दे दिया कि देयर कैन बी सेवरल आंसर्स, बट आउट ऑफ दो सेवरल आंसर्स ओनली वन इज प्रेजेंट इन द गिवन ऑप्शन। उनमें से कौन सा सही होगा अपने को आइडेंटिफाई करना है। करके देखो जरा, गिव इट 1 मिनट, देखो क्या होता है। देखो एक छोटी सी टेबल बनाते हैं इसके अंदर। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, हमें इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करना होगा, ये चेक करने के लिए कि हमारी इनकम की और एक्सपेंडिचर की और फिर रिमेनिंग सेविंग्स की सारी शर्तें पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही। ठीक है। यहाँ पे कुल मिला के इनको 10,000 रुपए थे इन दोनों के पास के अंदर। आपको ऑप्शंस के अंदर दे रखे हैं हंस की सैलरी, तो हमने एक टेबल बनाई कि अगर ये 6,000 होता so this will be equal to 4,000. If this is 5,000, this again will be 5,000. If this is 4,000, this will be 6,000. If this is 3,000, this will be 7,000। दोनों ने बराबर पैसा खर्च किया है, एंड देन आफ्टर दैट रिमेनिंग सेविंग्स इज गिवन टू बी इक्वल टू इन द रेशियो 6:1। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर की वैल्यू पता लगाने की कोशिश करते हैं। लेट द एक्सपेंडिचर बी इक्वल टू ए। तो क्या कहने का मतलब हुआ कि 6,000 माइनस ए अपॉन 4,000। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को चेक कर रहा हूं तो 6,000 माइनस ए अपॉन 4,000 माइनस ए, दिस इज गिवन टू बी इक्वल टू 6/1। इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तो 6,000 माइनस ए इज इक्वल टू 24,000 माइनस ए माइनस 6 से, 24,000 माइनस 6 से सॉल्व करने के ऊपर क्या बन जाएगी ये वैल्यू। इसे लेके आए 5 ए को इधर लेके आ गए 5 एंड दिस इज इक्वल टू 18,000। बात समझ में आ रही है क्या? तो ए की वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 5 3s are 15 एंड 5 6s are 30, 3,600। समझ रहे हो क्या बात को? क्या फाइनली निकल के आया? 6,000 रुपए एक के पास थे, 4,000 रुपए दूसरे के पास थे, दोनों ने 3600 रुपए खर्च किए, एंड आफ्टर दैट दे आर लेफ्ट विद व्हाट, द मनी दैट इज इन द रेशियो ऑफ 6:1।
तो यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है इस ऑप्शन के अंदर। अब देखो बाकी ऑप्शन के अंदर क्या स्थिति बनेगी। दूसरा ऑप्शन देखिए जरा, मेरे हिसाब से ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी के ऑप्शन में देखते हैं क्या स्थिति बनती है। पहला, नेक्स्ट आपने ऑप्शन नंबर बी से चेक किया, सेम एप्लीकेशन 5000 माइनस ए अपॉन 5000 माइनस ए इज इक्वल टू 6/1। पॉसिबल ही नहीं है, मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है ये चीज कि आप दोनों में से सेम वैल्यू को माइनस कर रहे हो और तब भी उनकी रिमेनिंग वैल्यू अलग आ रही है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी गेट्स एलिमिनेटेड। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, एक के पास में 4000, एक के पास में 6000, 4000 माइनस ए अपॉन 6000 माइनस ए अपॉन 6/1। अब अगर मैं यहाँ पे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करूं तो देखो यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, दोनों में से बराबर वैल्यू माइनस करूंगा तो नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर शुड बी मोर देन दी न्यूमरेटर। यहाँ पे उल्टा हो रहा है। अगर मैं मैथमेटिकली सॉल्व करता इसको तो देखिए क्या स्थिति बनती, 4000 माइनस ए इज इक्वल टू 36,000 minus 6a. So this value will be equal to 5a. This value will be equal to 32,000. So a will become equal to what? 6,400. समझ गए क्या बात को? कहने का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पास में पैसे तो थे 4,000 और 6,000 और तुम खर्च कर रहे थे 6,400 रुपए उसमें से, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी गेट्स एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर डी भी सेम लॉजिक के हिसाब से एलिमिनेट हो जाएगा, तो डी विल बी एलिमिनेटेड एज वेल। योर ओनली पॉसिबल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विच विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात? ये लॉजिक सारे हमारे वो के वही लग रहे हैं, फंडामेंटली हम वही का वही सॉल्व कर रहे हैं, उसको अलग तरीके से अप्लाई करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5500 if the number of males increases by 1100 is by 11% and the number of females increases by 20%, then the population becomes 6330. Find the population of females. क्या करेंगे यहाँ पे? साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। मेल प्लस फीमेल का टोटल आपको दे रखा है पहला 5500। मेल में इंक्रीज होता है 20% का, मेल में इंक्रीज होता है 11% का, तो मैं सिर्फ यहाँ पे कोफिशिएंट लिख रहा हूँ इंक्रीज का 0.11 ऑफ एम प्लस 0.20 ऑफ एफ इज इक्वल टू, केवल इंक्रीज की वैल्यू लिखोगे, 6330 नहीं लिखेंगे, केवल इंक्रीज की वैल्यू लिखेंगे। समझ गए? 6330 माइनस 5500 विच विल गिव यू व्हाट, 830। ये गलती मत करना। अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया है, मैंने क्यों छोटी वैल्यू ली है, जिससे कि मेरी कैलकुलेशन कम होए। अगर मैं इसकी पूरी वैल्यू ले लेता यानी कि 1.11 और 1.20 लेता तो मेरी कैलकुलेशन बढ़ जाती, मुझे फिर कोफिशिएंट बड़ा लेना पड़ता। उससे बचने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे केवल इंक्रीज से कोफिशिएंट को कंसिडरेशन में ले लिया है। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स। फीमेल्स की पॉपुलेशन पता करनी है, यानी कि मेल को एलिमिनेट कर दोगे। मेल को एलिमिनेट करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.11 से, तो ये वैल्यू बन जाती है, ऊपर वाली इक्वेशन बन गई 0.11 ऑफ एम प्लस 0.11 ऑफ एफ। दिस विल गिव यू 55 into 11 will give you 605. दिस इज 605। क्लियर है क्या बात? ये माइनस किया, कैंसिल आउट हो गया। दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.09 ऑफ एफ एंड दिस इज इक्वल टू 605 और 830 जाते हो आप तो ये वैल्यू बन जाएगी 225, 225। तो एफ विल बी इक्वल टू 225 अपॉन 9 इंटू 100। 9 2s are 18, 9 5s are 45। This entire value will be equal to 2500। ऑप्शन नंबर ए विल बी मार्क्ड एज द आंसर। ठीक है, क्लियर है बात ये बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, Vicky's salary 75% more than Ashu's. Vicky got a raise of 40% in his salary while Ashu got a raise of 25% on his salary. By what percentage is Vicky's salary more than Ashu's salary? बनाइए, वेरी सॉल्व क्वेश्चन। शुरुआत कैसे करेंगे? आशु की सैलरी को ले लो 100, लेट आशु सैलरी भी इक्वल टू 100, तो विकी की सैलरी बन जाएगी 75% मोर देन दिस यानी कि 175। आशु की सैलरी को आप इंक्रीज करते हो 25% से,
सो आशु's न्यू सैलरी इज 125, 25% का इंक्रीज आया 100 पे। और विकी की सैलरी को इंक्रीज करते हो आप 40% से, तो 40% ऑफ 175 इज इक्वल टू 70, विच मीन्स इसकी नई सैलरी बन के आ जाएगी 245। राइट, ठीक है, क्लियर है। अभी अपने से क्या पूछ रहा है, बाय व्हाट परसेंटेज इज विक्की सैलरी मोर देन आशु's सैलरी। तो दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितने का है, 120 का, ओवर अ बेस ऑफ 125। हाँ ये तो ज्यादा, अच्छा ठीक है, ज्यादा आ रही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 100, दिस इज इक्वल टू 25 फाइव्स, 25 फोर्स, 5 टू 24, दिस इज इक्वल टू 96%। ऑप्शन नंबर ए विल बी मार्क्ड एज द आंसर। ठीक है, सिंपल से तरीके से किया। लेट्स अगर मैं इसको कोफिशिएंट वाले से करता तो, कोफिशिएंट वाले से करते तो क्या हो जाता, समझना बात को। विकी की सैलरी हमने ले ली, विकी इज इक्वल टू, इक्वेशन बना के करते हैं, विकी इज इक्वल टू 1.75 ऑफ आशु। विकी की न्यू सैलरी इज 1.40 ऑफ 1.75 ऑफ ए। समझ गए क्या बात को। और आशु की न्यू सैलरी इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 1.25 ऑफ ए। हमसे पूछा है कि विकी आशु से कितना परसेंट ज्यादा है, तो क्या कर सकते हो, दोनों के बीच का रेशियो निकाल लोगे। एक चीज की बताना है कितना परसेंट ज्यादा है दूसरे से, तो दोनों का रेशियो लिया जा सकता है। दिस वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 1.40 ऑफ 1.75 ऑफ ए, होल डिवाइडेड बाय 1.25 ऑफ ए से ए कैंसिल आउट किया, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट किया, 25 फाइव्स, 25 सेवेंस, उसके अलावा दिस इज इक्वल टू 5 पॉइंट 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 5 फोर जा 5 एट जा 40, तो 2.8, 7 इंटू 2.8 करोगे तो 8 सेवन जा 56, 7 टू जा 14 एंड 1.96 का कोफिशिएंट आ गया। हम क्या कह रहे हैं, V is 1.96 times of A dash, which means it is 96% more. 1 से दूरी कोफिशिएंट की into 100, 96% more. ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। सबसे पहली क्लास जो परसेंटेज की करी हुई है अपन ने वार्म अप लेवल के ऊपर, वहां पे भी क्या वादा किया था, सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट से हैं, कोफिशिएंट बना के आप लिख के करोगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। On a shelf, the first row contains 25% more books than the second, and the third row contains 25% less books than the second row. दोनों का सेकंड के अंदर रिस्पेक्ट में दे रखा है। तो पहली चीज क्या, फर्स्ट इज 25% more than second, and the third row is what, third row contains 25% less, यानी कि 0.75 of second. If the total number of books contained in all the rows is 600, find the number of books in the first row. So basically आपको दे रखा है first plus second plus third की value is equal to 600. This is equal to 1.25 of second plus second plus third is equal to 0.75 of second is equal to 600. This value will be equal to 3 times of second is equal to 600. सेकेंड रो के अंदर कुल मिला के आ जाती है 200 बुक्स। आपसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे, फर्स्ट रो में कितनी बुक्स थी, तो फर्स्ट वाज 1.25, 1.25 का मतलब हो जाएगा इसका 50% इज 25% इज 50, सो कुल मिला के 250, 25% निकाल के ऐड कर दिया उसको, तो 250 ऑप्शंस में गिवन नहीं है अपने को। ऑप्शन नंबर डी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, नन ऑफ दिस है क्या, 250, ओ सॉरी, ऑप्शन नंबर ए अपने को गिवन है यहाँ पे, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, एन और
contains 25% of an alloy that has 90% iron. समझना बात को, पहले और के अंदर क्या निकला, alloy that contains 90% iron, इसके अंदर निकला आयरन। पहले अलॉय में, सॉरी, पहले और में निकलेगा अलॉय और अलॉय में निकलेगा आयरन। अदर देन दिस इन द रिमेनिंग 75% ऑफ द ओर देयर इज नो आयरन। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ द ओर आर नीडेड टू ऑब्टेन 60 kg ऑफ प्योर आयरन। हमने कहा x kg चाहिए था भाई साहब, उसमें से 25% क्या है, अलॉय है। फिर उसके अंदर से 90% क्या है, आयरन। इस 75 से कंफ्यूज मत होना, कोई काम का नहीं है। दिस एंटायर वैल्यू इज गिवन टू बी इक्वल टू, तुम्हें कितना चाहिए, 60 kg चाहिए। समझ गए बात को। दिस इज इक्वल टू 0 से 0, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, उसके अलावा 25 फोर्स, तो x की वैल्यू विल बी इक्वल टू 800 बाय 3, दैट इज इक्वल टू 266.66 kgs। ऑप्शन नंबर डी विल बी मार्क्ड एज द आंसर। कोई डाउट हो तो बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, लास्ट ईयर द इंडियन क्रिकेट टीम played 40 one-day internationals, 40 one-day cricket matches, out of which they managed to win 40%। यानी क्या करोगे, 16, हमने कैलकुलेट कर लिया, 16 मैचेस उन्होंने जीते थे कुल मिला के। 40% ऑफ 40 16 मैचेस। This year so far it has played some matches which has made it mandatory for it to win 80% of its remaining matches to maintain its existing winning percentage. Find the number of matches played by India this year so far। बनाइए क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या हुआ, इस क्वेश्चन को अपन एलिगेशन से सॉल्व कर सकते थे। हमें परसेंटेज कितनी मेंटेन करनी है, 40%। अभी आपके पास में आपने कितने, 80% आपको जीतना है, तो आप 40% के ऊपर पहुंचोगे। यानी कि आपने यहाँ पे कितना खेला होगा, ये अपने को पता लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे या तो मेरे को ये रेशियो दे रखा होता कि विन और लॉस के मैचेस के रेशियो कितना है, या मेरे को दोनों में से कोई एक चीज दे रखी होती कि कितने मैचेस और खेलने हैं या कितने मैचेस खेल लिए हैं। ये दोनों में से कोई भी एक नंबर दे रखा होता तो मैं इस कैलकुलेशन को कर सकता। क्या क्या, या तो रेशियो ऑफ मैचेस प्लेड, वन एंड लॉसेस का रेशियो दे रखा होता, या दोनों में से कोई एक कि कितने जीते या कितने हारे। इनमें से कोई भी एक चीज दे रखी होती तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था, बट अब मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे, देयरफॉर डेटा इनसफिशिएंट विल बी मार्क्ड एज द आंसर। लेकिन इनमें से कोई भी एक डेटा अपने को दे दिया होता, लेट्स से अपने को दे दिया होता कितने मैचेस अभी तक खेले हैं, या सॉरी, या कितने मैचेस और खेलने हैं, तो उस भी हमारे पास में क्वेश्चन का सोल्यूशन बनाना हमारे लिए आसान हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। Question number 37. The population of a village is 1 lakh. Increase rate per annum is 10%. Find the population at the starting of the fourth year. फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में पता करना है, यानी कि 3 साल की ग्रोथ अपने को पता लगाना है। अब 3 साल में ग्रोथ वर्बली पता लगाने की स्थिति में होने चाहिए। 10% के 3 सक्सेसिव इंक्रीजेस, 10% के 3 सक्सेसिव इंक्रीजेस, कोफिशिएंट कितने का मिलता है, दिस इज इक्वल टू 1.331। ठीक है, इनिशियल पॉपुलेशन थी 1 लाख, इतने इंक्रीज के बाद में कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने के बाद में कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए विल बिकम द आंसर टू दिस क्वेश्चन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। In the recent climate conference in New York, out of 700 men, 500 women, 800 children present inside the building premises, 20% of the men, 40% of the women, and 10% of the children were Indians. Find the percentage of people who are not Indians. Not Indians. तो नॉट इंडियंस की वैल्यू पता लगा लेते हैं। मैन की बात करी तो 80% और नॉट इंडियंस, तो 0.80 ऑफ 700 प्लस विमेन कितनी 40% इंडियंस थी, तो 0.60 ऑफ 500 प्लस 10% ऑफ द चिल्ड्रेन, तो 90% ऑफ चिल्ड्रन वर नॉट इंडियंस। होल डिवाइडेड बाय, अपने को परसेंटेज निकालनी थी ना यहाँ पे,
तो परसेंटेज निकालने के लिए इसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड भी करोगे, विच इज 7 5 12 और 8 2000 into 100 परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए. So this value will be equal to 560. This is equal to 300. This is equal to 720 whole divided by this is equal to 2000 into 100. ये कैंसिल आउट हो जाती है वैल्यू. ऐड करने के ऊपर वैल्यू बन जाएगी कितनी, 7 5 12 1260 और 300 1560 होल डिवाइडेड बाय 20 1580 जीरो से जीरो कैंसिल, 2 7s are 14, 2 9s are 18, 79%. Option number C will be marked as the answer. Next question. Question number 39. A cow and a calf cost rupees 2000 and rupees 1400 respectively. If the price of the cow and that of the calf is increased by 20% and 30% respectively, then the price of 1 dozen cows and 2 dozen calves is what? बताइए आंसर. दोनों की इंडिविजुअल प्राइसेस दे रखी है अपने को. काओ की प्राइस दे रखी है 2000 रुपीज की, इंक्रीज लेके आते हो इसके अंदर 20% का, तो न्यू प्राइस विल बिकम इक्वल टू इसके अंदर 400 ऐड करने पे 2400 की एक काउ हो जाएगी नई प्राइस. कितनी काउ चाहिए आपको, 1 डजन. तो इसको क्या इंटू 12, दिस इज इक्वल टू 12 4 जा 48, 12 2 जा 24 और 4 28800. समझे क्या बात को. दूसरी बात अपने को करी जा रही है किसकी, काफ की. काफ की प्राइस इज गिवन टू बी इक्वल टू 1400. इंक्रीज किया आपने 30% का, 13% का मतलब हो जाएगा 420. 420 रुपए का इंक्रीज हुआ, नई प्राइस बन के आ जाती है 1820. और आपको कितने चाहिए ये, 2 डजन काफ. तो इंटू 24 1820 सॉरी 1820 इंटू 24, दिस इज इक्वल टू 43,680 रुपीज. समझ गए क्या. अपने को तो कुल मिला के पैसे बताने कितने हुए. दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 8, 8 6 14, दिस इज इक्वल टू 8 4 12, दिस इज इक्वल टू 72480. दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी मार्क्ड एज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 40. Ram sells his goods 20% cheaper than Bobby and 20% dearer than Chandelier. पहले इस बात को लिख लो जरा. सेलिंग प्राइस की बात हो रही है. राम इज 20% चीपर देन बॉबी, तो 0.80 ऑफ बॉबी, एंड 20% dearer देन चांदलिया, तो राम इज ऑल्सो 1.20 ऑफ सी. हाउ मेनी परसेंटेज इज चांदलिया's good cheaper or dearer than Bobby's good. तो चांदलिया की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ बॉबी. पहले तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं. 1.20 ऑफ सी इज इक्वल टू 0.80 ऑफ बी. जिसकी वैल्यू निकालनी है दूसरे की टर्म्स में उसको अकेला छोड़ते हो, तो सी को आप अकेला छोड़ोगे यहाँ पे. दिस इज इक्वल टू 0.80 ऑफ 0.80 अपॉन 1.20 इंटू बी. डेसिमल से डेसिमल कोड आया 0 से 0 को, 4 2s are 8, 4 3s are 12, so this value is equal to 0.66 of b. समझ गए क्या बात को. which means it is 33.33% लेस. समझे क्या बात को. पहली चीज कि लेस है, कैसे पता चलेगा लेस है, इस कोफिशिएंट की वैल्यू लेस देन 1 है, क्योंकि कोफिशिएंट लेस देन 1 है, विच मींस चांदलिया इज लेस देन बी. कितना परसेंट कम है, इस कोफिशिएंट की 1 से दूरी, इस कोफिशिएंट की 1 से दूरी मल्टीप्लाइड बाय 100 will give you what, 33.33%. so option number A will be the answer. क्लियर है क्या बात है बिल्कुल. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 41. During winters an athlete can run x meters on 1 bottle of glucose, but in the summer he can only run 0.5x meters on 1 bottle of glucose. How many bottles of glucose are required to run 400 meters during the summer? अब परसेंटेज का कोई काम ही नहीं था यहाँ पे. ठीक है, क्या क्या बात हो गई है अपने को. 400 मीटर्स के लिए कितनी बॉटल्स आपको चाहिए पड़ेंगी, इसको आपको पता लगाना है. ठीक है, तो यहाँ पे
हाउ मेनी बॉटल्स ग्लूकोज आर रिक्वायर्ड टू रन 400 meters? फाइन, वन बॉटल के ऊपर 0.5x, सिंपल सी समझ की बात हो रही है ना यहाँ पे खाली, तो केवल इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। 0.5x रन करने के लिए आपको चाहिए वन बॉटल, तो 1 किलोमीटर रन करने के लिए आपको चाहिए होगी 1/0.5x, और 400 मीटर के लिए आपको चाहिए होगी 1/0.5x मल्टीप्लाइड बाय 400। समझ गए क्या बात को? दिस इज इक्वल टू, डेसिमल हटा के ऊपर लेके गए 10, 5 2s are 10, so this value will be equal to 800 by x. Option number A will be marked as the answer. Out of a total population production of iron from hematite and ore of iron, क्या है hematite? एक ore of iron है। 20% of the ore gets wasted, 20% is wasted. Out of the remaining ore, only 25% is pure iron. If pure iron obtained in an year from a mine of hematite was 80,000 kg, किसकी वैल्यू दे रखी है? आयरन की। Then the quantity of hematite mined from the mine in that year will be what? Let's say x kg अपन ने कैलकुलेट किया था, x kg एक्सट्रैक्ट किया, माइन किया है सॉरी, उसके अंदर से 20% वेस्ट हो गया, तो बचेगा कितना? 80%। ध्यान रखना इस बात को, एक चीज काम की दे रखी है, एक चीज वेस्टेज की दे रखी है, तो 20% वेस्ट हो गया तो बचेगा कितना? 80%। और उसके अंदर से 25% इज प्योर आयरन, तो इंटू 25/100, ये वैल्यू कितनी दे दी है आपको? दिस इज इक्वल टू 80,000, 80,000। समझ गए क्या बात को? नाउ दिस इज इक्वल टू 81,000, उसके अलावा 25 40s, x की वैल्यू विल बी इक्वल टू 40, और कितने जीरोस? दो, चार जीरोस और। समझ गए क्या बात को? दिस इज इक्वल टू, देखो नन ऑफ दीज दे रखा है, तो आंसर ध्यान से मार्क करना, 1 2 3 4 5 जीरोस होने चाहिए, 5 जीरोस विद अ 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43। A man buys a truck for rupees 2,50,000. The annual repair cost comes to 2% of the price of purchase. Besides, he has to pay an annual tax of rupees 2,000. At what monthly rent must he rent out the truck to get a return of 15% on his net investment of the first year? ठीक है, अभी क्या बोले अपने को, क्या क्या खर्चा है, पहले खर्चे की बात करते हैं। सबसे पहले 2% ऑफ 2,50,000, ठीक है, पहला खर्चा तो मेरा हो गया ही है, तो ये वैल्यू कितनी आती है? 2,500, और उसका डबल कर लोगे तो 5,000। पहला खर्चा ये हो गया। उसके अलावा क्या है? 2,000 रुपये मेरा, 2,000 रुपये का मेरा एनुअल चार्जेस है, 7,000 रुपये तो ये हो गए। और क्या बोला? एट व्हाट मंथली रेंट मस्ट ही रेंट आउट द ट्रक टू गेट अ रिटर्न ऑफ 15% ऑन हिज नेट इन्वेस्टमेंट फॉर द फर्स्ट ईयर? बताओ। इसने क्या बोला यहाँ पे? इसने टर्म यूज करी नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब कि तुमने पहले जो 2,50,000 रुपए लगाए वो तो है ही, उसके अलावा 7,000 रुपए जो तुम्हारा और ऊपर का खर्चा हुआ उसको भी काउंट करोगे, तो कुल मिला के पहले साल का खर्चा जो नेट इन्वेस्टमेंट बन के आता है वो आता है 2,57,000 रुपए का। समझ में आई क्या बात? ये इस पे चाहिए अपने को कितने का? 15% का रिटर्न चाहिए। इसके ऊपर 15% हो जाएगा इंटू 15% ऑफ दिस इज इक्वल टू 257 into 15 will give you 388 38550 38550। समझे क्या बात को? ये मेरे को टोटल पैसा कमाना है। अब क्या करना है, ये मेरे को साल भर के अंदर मेरे को रेंट पता करना है इसका, मंथली रेंट। तो इसके लिए क्या करोगे? इसको 12 से डिवाइड कर दोगे। 12 से डिवाइड करने पे कितना आया? 12 3 36। थ्री के साथ में पहली डिजिट, थ्री के साथ में दो ऑप्शन है, अभी तक कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया है, एग्जैक्टली मैच हो जाएगा। तो 12 3 36,
12 टू ज़ा 24, तो दूसरी डिजिट बन के आती है 2। तो जैसे आपके पास में दूसरी डिजिट बन के आ जाए, आप सीधे ऑप्शन नंबर डी को अपना आंसर मार्क कर देना, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। Recently, while shopping in Patna market, I came across two new shirts selling at a discount. I decided to buy one of them for my little boy Sherry. फालतू की बकवास सारी। The shopkeeper offered me the first shirt for rupees 42 and said that it is usually sold for 8/7 of that price. समझे क्या बात को? क्या कहने का मतलब कि वो खरीद रहा है कितने में, 42 रुपीज में, लेकिन इट इज यूजुअली सोल्ड फॉर 42 इंटू 8/7, यानी कि 56 रुपीज में वो जनरली बिकती थी, और आपने उसको कितने में खरीदा है, 42 में। क्लियर है क्या बात ये? अगली बात क्या बोली, ही देन ऑफर्ड मी अनदर शर्ट फॉर रुपीज 36 एंड सेड दैट इट इज यूजुअली सोल्ड फॉर 7/6 ऑफ दैट प्राइस, यानी कि 36 वाली जो प्राइस, 36 में जो लेके आए, उसकी यूजुअल प्राइस है कितनी, 7/6। ठीक है क्या बात, यानी कि 42 रुपीज, राइट। ये वाली 56 रुपए वाली चीज 42 रुपए में अवेलेबल है, ये 42 रुपए वाली चीज 36 रुपए में अवेलेबल, राइट। अगली बात, ऑफ द टू शर्ट्स विच वन डू यू थिंक इज अ बेटर बार्गेन एंड व्हाट इज द परसेंटेज डिस्काउंट ऑन इट। इसके ऊपर देखिए, फर्स्ट वाले के ऊपर कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ, 42 और 56, 56 है ना, नहीं नहीं 48 भाई, 7 6 42, 48 रुपीज। दोनों के ऊपर डिस्काउंट तो 6 रुपए का ही है, समझना बात को, दोनों के ऊपर डिस्काउंट तो 6 रुपए का ही है। अपने को पूछा दोनों का बेटर डिस्काउंट किसके ऊपर मिल रहा है, तो केवल बेटर डिस्काउंट पूछा होता तो अपन किसको मार्क कर सकते थे, सीधे इसको, कि 6 एज अ परसेंटेज ऑफ 48 बढ़ा है, या 6 एज अ परसेंटेज ऑफ 42 बढ़ा है, तो ऑब्वियसली 6 एज अ परसेंटेज ऑफ 42 बढ़ा है। न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो ऑब्वियसली बेटर है। अब मुझे इसकी परसेंटेज ही बतानी कितनी है भाई साहब, तो परसेंटेज के लिए क्या करोगे, सीधे 7, 7 का इनवर्स फ्रैक्शन अपने को पता है कितना, 14.28% दे देगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। 4/5 of the voters in Bellary promised to vote for Sonia and the rest promised to vote for Sushma. Of these voters, 10% of the voters who had promised to vote for Sonia did not vote on the election day, while 20% of the voters who had promised to vote for Sushma did not vote on the election day. What is the total number of votes polled if Sonia got 216 votes? अब क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे ये वैल्यू आ गई एब्सोल्यूट वैल्यू, इसलिए हम इसको 100 अज्यूम करके नहीं करेंगे। ठीक है, सीधे आपने कहा कि कुल मिला के नंबर ऑफ वोटर्स ले लेते हैं एक्स, इसके अंदर से सोनिया को वोट कितने मिलने वाले थे, सोनिया को वोट मिलने वाले थे 4/5, 4/5 ऑफ एक्स। अरे दोनों ही सोन एस से शुरू हो रहे भाई, तो सोनिया और सुषमा, तो सुषमा को मिलेंगे कितने, x/5, 1 माइनस या x-4/5, दैट इज x/5। Of the total of these voters, 10% of the voters who had promised to vote for Sonia did not turn up, यानी कितनों ने वोट किया, केवल 90% ने। तो 90% ऑफ 4/5x, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 9 4 36। अभी इसको कैंसिल आउट करने की और जल्दी मत करना, थोड़ा और जो जो सीधे सीधे हो रहा है वो कर लो। 2 2 4, 2 5 10, यानी कि 18/25 ऑफ x। ये वोट कितने मिले, सोनिया को मिले। 10% ने वोट नहीं किया, तो ये मिले सोनिया को। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स पोल्ड इफ सोनिया गॉट 216? अच्छा, इसकी वैल्यू अपने को डायरेक्टली दे दी है, 216। समझ गए क्या, तो 9 2 18, 9 2 18, 9 4 36, 2 12, तो x की वैल्यू बन के आ जाती है 25 इंटू 12, दैट इज इक्वल टू 300 वोट टोटल कास्ट हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। बाकी की चीजें सॉल्व करने के ऊपर टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
In an examination, 80% student passed in physics, 70% in chemistry, and 15% failed in both the subjects. If 325 students passed in both the subjects, find the total number of students who appeared in the examination. समझना, इसके लिए वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है? एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। सिंपल सी चीज देखिए क्या हुआ। ये थे फिजिक्स, ये थे केमिस्ट्री, और बीच में थे दोनों वाले। लेकिन ये क्या है, ये फेल का परसेंटेज बात कर रहे हैं, फेल की परसेंटेज। यहाँ पे अपने को बोला गया है, क्यों फेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसने बोला 15% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। डिटेल ही अपने को फेल्ड की दे रखी थी, तो यहाँ पे आया 15%। अब फिजिक्स के अंदर टोटल 80% स्टूडेंट्स पास इन फिजिक्स, यानी फेल कितने हुए होंगे, 20%। केमिस्ट्री के अंदर 70% पास है, यानी फेल कितने हुए होंगे, 30%। तो सिर्फ फिजिक्स के अंदर पास होने वाले कितने हैं, 5%। सिर्फ केमिस्ट्री के अंदर पास होने वाले कितने हैं, 15%। समझ गए क्या बात को? यानी कि देखो ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं। 5 + 15 + 15, कुल मिला के कितने, 30 और 35% लोग ऐसे हैं जो या तो एक में या दोनों में फेल हैं। समझ गए? तो परसेंटेज टर्म्स के अंदर बात करते हैं अगर, तो 65% बच्चे ऐसे हैं जो किसी में भी फेल नहीं है, यानी कि दोनों में पास है। क्लियर है? जिसका नंबर कितना दे रखा है अपने को, 325। तो 65% 65% of total number is given to be equal to 325. So total number will be equal to 325 upon 65 into 100, which will be equal to what, 500. 500 is the total number of students who appeared in the examination. Option number A will be marked as the answer. कोई डाउट हो तो बोलो। Ravana spends 30% of his salary on house rent, 30% of the rest, यानी कि सक्सेसिव आ गया। He spends on children's education and 25% of the total salary, याद रखना, रिमेनिंग नहीं, इसने कंफ्यूज करा हुआ है तुम्हें। He spends on clothes. What is his expenditure? After this expenditure, he is left with rupees 2500. What is Ravana's salary? Initial salary ले लिया अपन ने कितनी है, X। अब एक्सपेंडिचर को अलग अलग जोड़ के चलेंगे इसके अंदर। सबसे पहला हाउस रेंट, हाउस रेंट के ऊपर खर्च करता है वो 30% ऑफ एक्स, 0.30 ऑफ एक्स। 30% ऑफ द रेस्ट ही स्पेंड्स ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन। तो चिल्ड्रन एजुकेशन पे खर्चा देखो जरा कितना है उसका, 30% ऑफ ऑफ रेस्ट। रेस्ट कितना बचेगा, एक्स माइनस 0.30, यानी कि 0.70 ऑफ एक्स। क्लियर है क्या बात? ये कितना हो गया, ये 0.21 ऑफ एक्स। क्लियर हो गई बात? अगली बात क्या है, 24% ऑफ द टोटल सैलरी ही स्पेंड्स ऑन क्लोथ्स। तो क्लोथिंग के ऊपर कितना खर्चा हो गया, 0.24 ऑफ एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, 0.24 ऑफ एक्स टोटल सैलरी। आफ्टर दिस एक्सपेंडिचर ही इज लेफ्ट विद 2400। तो जरा देखो कितने पैसे बचे इसके पास में, 0.30 प्लस 0.24, तो 0.54, 0.54 और 0.21। 0.54 और 0.21 कितना हो गया, 0.54 प्लस 0.21 इज इक्वल टू 0.75। समझ गए? अब ये क्या है, ये खर्चा हुआ है, तो बचा कितना अपने पास में, x माइनस 0.75 ऑफ x गया, तो 0.25 ऑफ x बच गया। और ये बचा रखा कितना, ही इज लेफ्ट विद रुपीज 2500। तो x को सॉल्व करते हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10,000। ऑप्शन नंबर सी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 48. The entrance ticket of the Minerva Theatre in Mumbai is worth rupees 250. When the price of the ticket was lowered, the sale of ticket increased by 50%, while the collection recorded a decrease of 17.5%. Find the deduction in the ticket price. अब देखो
ये क्वेश्चन है किसका, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का। टोटल कलेक्शन जो होता है वो क्या होता है, प्राइस ऑफ टिकट इनटू नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। ठीक है, दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो कलेक्शन के अंदर होने वाला इंपैक्ट अपने को पता चलेगा। तो कोफिशिएंट से भी यूज कर सकते हैं और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मेट यूज करके भी कर सकते हैं। हमें क्या बता रखा है यहाँ पे कि नेट चेंज कितने का है, 17.5% का डिक्रीज है। तो 100 में से 17.5% गया तो कितना बच जाएगा, 0.825 रिकॉर्डेड डिक्रीज। या इसको डायरेक्टली ले लो, अगर मैं कौन सा ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, इसकी वैल्यू अपने को दे दी कितनी, याद रखना डिक्रीज है, तो माइनस का 17.5। ठीक है, पहला क्या दे रखा था अपने को, 50%। द सेल ऑफ टिकट इंक्रीज वॉज लोअर्ड। ठीक है, प्राइस को अपन ने कितना लोअर किया हमें नहीं पता, लेट्स से दैट इज इक्वल टू ए, लेकिन लोअर किया तो याद रखना उसको माइनस के अंदर काउंट करना है अपने को, जिससे कि तभी तो उधर भी माइनस का साइन आएगा। माइनस ए, रिडक्शन था माइनस ए, प्लस 50 प्लस माइनस माइनस 50 ए अपॉन 100 इज इक्वल टू माइनस का 17.5। इक्वेशन बन गई, दिस इज इक्वल टू माइनस का ए माइनस का 0.50 ऑफ ए इज इक्वल टू 50। इधर जाके 50 को ऐड करो, माइनस करोगे इसके अंदर से, तो वैल्यू बन जाती है कितनी, 32.5। 50 माइनस, नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, माइनस 50 भी तो माइनस का हो गया, तो माइनस का ये बन जाएगा माइनस का 67.5। so this value is equal to what, माइनस का 1.5 a is equal to माइनस का 67.5। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, a की वैल्यू बन के आ जाएगी 67.5 डिवाइडेड बाय 1.5 which will give you what, 45%। ये क्या है, ये 45% क्या है, कि मैंने प्राइस को कितना परसेंट कम किया था। समझ गए, हमसे क्या बोला गया है, वर्थ रुपीज थिएटर इन मुंबई इज वर्थ रुपीज 250। आपको बताना है फाइंड द डिडक्शन इन द प्राइस। अच्छा, डिडक्शन इन प्राइस 45%, सो 45% ऑफ 250 आपको बताना है। 25 टेंस, 25 फोर्स, 2 टूज, 25, दिस इज इक्वल टू 225 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 120, 112.5, 112.5, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी मार्क्ड एज द आंसर। ठीक है, इसी चीज को अपन लोग कोफिशिएंट से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन कोफिशिएंट से जब सॉल्व करने के लिए जाओगे तो वहां पे थोड़ी सी अरेंजमेंट अलग करना पड़ेगा अपने को। कैसे अरेंजमेंट करना पड़ेगा अलग, कि भैया कलेक्शन जो था मेरा, पहले मैंने उसको इंक्रीज किया है कैसे, 50% से। समझ गए, उसके बाद में मैंने उसको रिड्यूस किया किसी भी वैल्यू से, लेट्स से ए वैल्यू से रिड्यूस किया। ये कोफिशिएंट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कोफिशिएंट। देखो अपन ने कोफिशिएंट से क्या सीखे थे, अपन कोफिशिएंट वाले मेथड से सीखे। तो कलेक्शन इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, या प्राइस इनटू नंबर। कलेक्शन का कोफिशिएंट कितना रह गया, अगर 17.5% का रिडक्शन आ गया है, तो कोफिशिएंट कितने का रह जाएगा, 1 माइनस 0.175, यानी कि 0.825। प्राइस पे कोफिशिएंट कितने का लगा हुआ है, 1.50 का। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ क्वांटिटी अपन पता कर लेंगे। सो कोफिशिएंट ऑफ क्वांटिटी विल बी इक्वल टू 0.825 डिवाइडेड बाय 1.5 विच इज इक्वल टू 0.55। समझ गए क्या, which means which means new new अरे कलेक्शन कोफिशिएंट, हाँ, न्यू क्वांटिटी इज 0.55 of old quantity, which means it is 45% less। 45% किस पे रिड्यूस करना है, अगेन 250 के ऊपर। वहां पे भी पिछले मेथड में भी अपन ने 45% ही कैलकुलेट किया था, यहाँ पे भी 45% 250 का कैलकुलेट करोगे, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 49. Ravi's monthly salary in is A rupees. Of this he spends X rupees. The next month he has an increase of C% on his salary and D% in his expenditure. The new amount saved is what? समझना बात को, उसकी सैलरी कितनी है A और उसका एक्सपेंडिचर कितना है X।
he has an increase of C% in his salary. आपको पूछा क्या, न्यू अमाउंट सेव्ड इज व्हाट, ठीक है, तो नई सैलरी कितनी हो जाएगी, A+C% ऑफ A+C% ऑफ A, ठीक है। सो A कॉमन निकाल लिया, सो दिस इज इक्वल टू 1+C/100, और his salary and D% in his expenditure इंक्रीज है ये भी, तो X+D% ऑफ X, सो दिस इज इक्वल टू X कॉमन निकाल लिया, 1+D/100। सेविंग्स कितनी हो जाएगी, इनकम में से, इनकम में से सेविंग्स पता लगानी थी ना, कोई परसेंटेज का कोई लफड़ा नहीं है यहाँ पे, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करना है, ठीक है। ऑप्शन में दे रखा है क्या, देखो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ए इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के लिए, क्वेश्चन नंबर 50। इन द ईयर 2000 the luxury car industry had two car manufacturers, Maruti and Honda, with market shares of 25% and 75% respectively. In 2001 the overall market for the product increased by 50%, overall market ही बढ़ गया 50% से, and a new player BMW also entered into the market and captured 15% of the market share. If we know that the market share of Maruti increased to 50%, नया मार्केट शेयर उसका 50% है, इन द सेकेंड ईयर द शेयर ऑफ होंडा इन दैट ईयर वाज व्हाट। देखो शुरुआत करते हैं, कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं दे रखी है, इसलिए अपन कहते हैं कि 2000 में, सन 2000 के अंदर 100 गाड़ियां बिकती थी, कुल मिला के 100 गाड़ियां बिकती थी, टोटल मार्केट वाज ऑफ 100 कार्स, इसमें से मारुति बेचता था 25 और होंडा बेचता था 75, 75। अगले साल क्या हुआ, मार्केट ओवरऑल बढ़ गया 50% से, विच मींस अ टोटल ऑफ 150 कार्स आर बीइंग सोल्ड, एंड अ न्यू प्लेयर BMW, न्यू प्लेयर BMW हैज अ मार्केट शेयर ऑफ 15%, तो BMW बेच रहा है कितनी, 15% ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 22.5, ठीक है, इंटीजर के अंदर नहीं दे रखा है, 15% है ना, 15% ऑफ 150 इज 22.5। उसके अलावा मारुति का शेयर कितने इससे बढ़ गया है, कितने पे पहुंच गया, 50% पे पहुंच गया है, 50%, यानी कि अब वो बेच रहा है 75 कार्स, विच मीन बाकी की बची हुई कार्स कौन बेचेगा, होंडा बेचेगा। दिस इज इक्वल टू 150 माइनस 75 माइनस 22.5 विच गिव्स यू, कुल मिला के होंडा बेच रहा है 52.5 कार्स आउट ऑफ 150। आपको इसका शेयर बताना है, मार्केट शेयर, तो 52.5 अपॉन 150 इंटू 100, डेसिमल से डेसिमल को यहाँ पे लेके आ गए, 100 से 100 उड़ा दिया, दिस इज इक्वल टू 35%। ऑप्शन नंबर डी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो बोलिए। तो यहाँ पे खत्म होती है हमारी लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 ऑफ अरुण शर्मा परसेंटेज के अंदर, और हमारी तैयारी के लिए हमारा सेकंड डिफिकल्टी लेवल, इसके बाद में हम लोग एक डिफिकल्टी लेवल और करते हैं, वो हम लोग आगे चल के कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा परसेंटेज का लॉट 1 के क्वेश्चन खत्म।